हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को बताने वाले हैं। ये 10 के 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आज ही से हम अपनी एक्सपर्ट सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सपर्ट सीरीज़ क्या है? ये वो सीरीज़ है जिसमें आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो पिछले ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है आपके कुछ वो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ और अंत तक वीडियो को देखते रहें ताकि आप नए नए ज्ञान को गेन करते रहें और साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। तो चलिए, अब आपको जो ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पहले हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृष्ट दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तीसरा क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? और चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? और पांचवा क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश संबंधी स्नेल के नियम को समझाइए। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब आपको छठा क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखा है वो लिखा है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है? फिर लिखा हुआ है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि दूरदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं? इसके निवारण हेतु सुझाव दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वस्थ मानव नेत्र के निकट व दूर बिंदु क्या होते हैं? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इन 10 क्वेश्चंस की आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे और उसके बाद ये जब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपनी क्लास को हम समाप्त करेंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन आसान लगते हैं लेकिन फिर भी हम आपको बिना कलम चलाए कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे जिससे आप ये क्वेश्चन अपनी दैनिक जीवन, अपने लाइफ से जोड़ सके ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो सबसे पहली बात कि उत्तल दर्पण क्या होता है, सबको ये बात पता है कि उत्तल दर्पण एक वो दर्पण होता है। देखिए, मैं आपको सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आप अपने क्वेश्चन में अपने मन से आंसर को लिख सकें, आपको याद ना करना पड़े। देखिए, ये आपको जो यहाँ पर दिखा है, अगर मैं इसमें पॉलिश कर दूँ धसे हुए तल पर तो जो दर्पण बनकर तैयार होगा वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से इसमें इस तरफ पॉलिश कर दें तो धसे हुए तल में आप पॉलिश कर दें और उभरा हुआ जो तल हो वो हमारा परावर्तक तल कहलाए, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो आपका उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण को हम लोग पश्च दर्पण के रूप में, मतलब अपनी जो गाड़ियां होती हैं उनमें पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पश्च दर्पण का मतलब क्या हुआ? पश्च दर्पण का ये मतलब होगा कि आप जो गाड़ी में साइड में शीशा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? तो सिंपल सी बात है, आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार के बनाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। देखिए, मैं आपको अभी कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप अपना आंसर एग्जाम में लिख सकेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अगर कोई भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो 100% सीधा होगा। अगर कोई भी प्रतिबिंब आभासी नहीं है, वो वास्तविक है, तो 100% वो उल्टा होगा। ये ट्रिक है, आप अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं इससे। इसका मतलब अगर आभासी होगा तो वो सीधा होगा। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ले, पहली चीज़ कि आभासी और सीधा। दूसरी चीज़, जो ये उत्तल दर्पण होता है ये प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो छोटा क्यों बनाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब मेरी बात जो है ध्यान से सुने, ये 2 जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिखे हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? आपको आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है, हम उत्तल दर्पण को गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि वह
आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए जो बड़ी सी गाड़ी होगी वो आपको क्या होगी, आपको शीशे में छोटी दिखेगी और साथ ही साथ सीधी भी दिखेगी। अब आप सोचिए कि शीशा तो इतना बड़ा होता है, अगर ट्रक इतना बड़ा सा है तो आपको ट्रक उसमें फिर क्या दिखेगा, पता चला कि आपकी गाड़ी के शीशे में केवल ट्रक का शीशा ही दिख रहा है। तो आप कैसे पहचान पाओगे कौन सी गाड़ी आ रही है? तो सिंपल सी बात है, इसलिए हम लोग अपने गाड़ियों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं, क्योंकि वो आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बताइए क्या इसमें है कुछ रटने वाली बात? बिल्कुल भी नहीं, बस आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों वरीयता देते हैं, क्योंकि ये आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है ये बात? अब हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इन्होंने जो वक्रता त्रिज्या दी है उसका केवल लिखा है यहाँ पर गोली दर्पण नाम, और गोली दर्पण है, इसका ये मतलब हुआ कि आपको उत्तल और अवतल कुछ भी नहीं पता। ये कौन सा क्वेश्चन है? आज का दूसरा क्वेश्चन। इसका मतलब आपको उत्तल और अवतल कुछ भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अगर आपको उत्तल और अवतल कुछ भी नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब प्लस माइनस से आपका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछी क्या है? हमसे पूछी है इसकी फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, इसलिए हमने इसको आर से लिखा। वक्रता त्रिज्या को हमेशा कैपिटल आर या स्मॉल आर से लिखा जाता है। तो ये 20 सेंटीमीटर हो गई वक्रता त्रिज्या। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है फोकस दूरी। और मेरी बात फिर ध्यान से सुने, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इसी तरीके से आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। तो आप याद रखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, अगर हम उसको आधा कर दें, मतलब अगर हम लोग, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, अगर हम लोग वक्रता त्रिज्या r को 2 से भाग कर दें तो f मिल जाता है। इसका मतलब r की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर और अपॉन में 2। इस तरीके से ये आ गया हमारा कितना आंसर? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इसमें कुछ है कठिन? जी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वक्रता त्रिज्या हम लोगों को पता है तो आधा कर देंगे और फोकस दूरी हमको पता चल जाएगी। इस क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है। वो क्वेश्चन ये है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ? ये अंग्रेजी में बात हो गई, पर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे पढ़ने में जो है फिलहाल इस चैनल पे नहीं है, इस वजह से हम हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मुझे लगता है कि आप जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको मेरी पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी जल्दी से आप लोग इसको शेयर करें ताकि आज जो है बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए और उसके बाद अपनी कमेंट आप थोड़ी देर बाद चेक कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस तरह से हमने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कोई अवतल दर्पण, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, बिंब का मतलब समझते हैं क्या होता है? बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब होता है, तो आपको पता ही है कि प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है। 3 गुना, है ना, 3 गुना हो जाए या 3 गुणा हो जाए एक ही बात है। 3 गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कोई बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, वो अपना कोई 3 गुना मतलब कि अपने साइज से कितना 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। फिर कह रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? प्रतिबिंब की उस दर्पण से दूरी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्या कह रहे हैं? कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल। देख लो ध्यान से मेरी बात, ठीक है। हमसे केवल दूरी पूछी गई है तो हमने कौन सा दर्पण मान लो बना दिया? हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमने कौन सा दर्पण बना दिया? अवतल। अब अवतल दर्पण में अगर मैंने अपनी वस्तु को यहाँ रखा तो ये जो दूरी हो जाएगी ये u कहलाती है। अगर मेरा प्रतिबिंब यहाँ पर बना
तो ये दूरी जो कहलाती है वो v कहलाती है। इसका मतलब यहाँ से हमको नापना होता है। इसे क्या कहते हैं? p, इसका दर्पण का, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात कि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब जो है अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर, तो दूर मतलब कौन? जहां वस्तु रखी होगी। इसका मतलब ये u दिया हुआ है ना? क्लियर है इतनी बात? चलो, ये क्या दिया हुआ? वस्तु की दूरी दी है, तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? वस्तु की दूरी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बस जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब थोड़े से ट्रिकी हैं, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग इनमें। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई? -10 सेंटीमीटर। और बाद में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी, और आवर्धन दे दिया है इन्होंने, कह रहा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। इसका मतलब आवर्धन दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों से v बराबर क्या है? पूछ ली है, लेकिन आवर्धन इन्होंने दे रखा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि चूंकि आवर्धन m = क्या होता है फॉर्मूला? v/u होता है, या I/O लिख सकते हैं आप, कुछ भी आप कर सकते हैं। I/O कर लें या v/, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? ये माइनस होता है फॉर्मूले में, तो 3 गुना हो गया आवर्धन। माइनस v की वैल्यू निकालनी और u की वैल्यू कितनी है? -10। ये माइनस से माइनस खत्म। तो इस प्रकार हमारे पास, इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब v = क्या हो गया? 30। तो v = कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने फिर कहा, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर ही है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। आवर्धन से रिलेटेड, जो है वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड, आपसे जो है अपवर्तनांक पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वो हीरे के अपवर्तनांक वाला जो है कैसे लिखोगे आप, इन सब का आंसर मैं आज आपको दूंगा। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया है? कंप्लीट। अब हम बात कर लें किसकी? फोर्थ क्वेश्चन की। ये सब बारी बारी अपनी कॉपी पर आप नोट करते जाइएगा। अब मैं बात कर लेता हूं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लिखा है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय क्या है? मतलब आपको क्या दे दिया गया है? दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? मतलब इस जो स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होगी? मतलब कि इन्होंने हीरे का अपवर्तनांक दिया है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हीरे का अपवर्तनांक दिया है, बहुत ध्यान से सुने। तो हम लोग क्या लिख लेंगे बताओ? हम लोग लिख लेंगे हीरे का अपवर्तनांक। देखिए, आपको आज के बाद इस तरीके की डेफिनेशन को रटना नहीं होगा, ये मेरा दावा है। आप लोगों को ये बिल्कुल भी रटना नहीं होगा। अपवर्तनांक इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और अपवर्तनांक की एक आपने जो है छोटा सा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपवर्तनांक का। क्या था फॉर्मूला? मैं लिखता हूं, आप देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फॉर्मूला था वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल, या फिर आप लिख सकते हैं प्रकाश का वेग, है ना? आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश का वेग अपॉन, नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं माध्यम में प्रकाश का वेग। और माध्यम कौन है यहाँ पर? माध्यम तो मेरा हीरा है। इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुने, ये मान लीजिए आपके पास कोई हीरे का क्या है? मान लीजिए आपके पास ये कोई हीरा है। फिलहाल हीरा ऐसा होता नहीं है, मगर मान लिया मैंने कि हीरा है। और इस हीरे में ये जो हमने यहाँ पे खींचा है, ये हमने कोई अभिलंब खींच दिया है। अब कोई प्रकाश की किरण वायु से आ रही है। कहाँ से आ रही है? वायु से। और वायु से आने के बाद ये हीरे में जाती है। अब बताओ, ये वायु तो विरल है और ये है सघन। इसका मतलब ये थोड़ा सा झुक जाएगी। ये कौन सा नियम है? अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ पर ये क्या है? वायु। और यहाँ पर ये क्या है? ये है हमारा हीरा। और इसका अपवर्तनांक जो दे रखा है इन्होंने 2.42। इसका मतलब हीरे का अपवर्तनांक बराबर जो इन्होंने दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हीरे में प्रकाश की चाल। हीरे में प्रकाश की क्या चाल, या प्रकाश का वेग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया 2.42। अब आपको इसी का स्टेटमेंट लिखना है। बहुत ध्यान से सुने।
हम लोग लिखेंगे इस कथन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कथन का अभिप्राय है, इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रटना आपको नहीं पड़ेगा, वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश के कर लीजिए, प्रकाश के वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी कि वेग का अनुपात 2.42 है। बस आपको इतना लिखना है ना। अब मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाए और वहां पर हीरे की जगह पे कांच हो जाए, हीरे की जगह पे जल हो जाए, है ना, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप बस क्या कर देंगे, देखिए जरा ध्यान से, वायु में प्रकाश का वेग और हीरे में प्रकाश का वेग, ये एक दूसरे में क्या है, भाग हो रहा है। इसका मतलब ये अनुपात में लिखा हुआ है और उस अनुपात का आंसर कितना आता है, 2.42। इसका मतलब इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश के वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। अगर हीरे की जगह पे जल कर देता है तो जल लिख देना है। ये कोई नई चीज़ है क्या? नहीं, ये एक फॉर्मूला था। फार्मूला आपने पढ़ा होगा, स्मॉल n इजकल टू, बहुत ध्यान से सुने, स्मॉल n इजकल टू C अपॉन V। मैंने ही आपको पढ़ाया है। C मतलब प्रकाश की चाल, है ना, जो निर्वात या वायु, फिर V क्या है, माध्यम में चाल। बस सिंपल सी चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो आपका अगला क्वेश्चन है ये 4th नंबर क्वेश्चन था। फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है। बोला गया है प्रकाश संबंधी स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। और ऐसा बहुत कम होता है कि ये स्नेल का नियम आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम भी था स्नेल, है ना। ये बहुत सिंपल सा है। ये क्या है? स्मॉल n इजकल टू साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आपको लिखना है क्या लिखना है बताइए? हमें लिखना है अपना स्नेल का नियम। तो पहले ज़रा समझ लेते हैं। एक जो है ये माध्यम है को डिवाइड करने वाली कोई लाइन है। नीचे मान लीजिए कि कांच है या मान लीजिए आप हीरा ही है और ऊपर क्या है, वायु है ना। ये जो मैंने लाइन खींची ये क्या है? एक प्रकार का अभिलंब है जो इसके सतह पर डाला गया है। एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है और ये वायु से कांच में जा रही है तो ये थोड़ा सा झुक जाएगी, है ना। इस प्रकार से ये हो गया वायु और ये हो गया मेरा कांच। यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम लोग I से लिखते हैं, आपतन कोण इसको कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो कोण बनता है ये R होता है, इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। जहाँ भी डाउट हो आप मुझसे तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया R, कुछ ज़्यादा ही अच्छा मेरा R बन गया है ना। R से मेरी लड़ाई हो गई है, ये हो गया मेरा क्या, R हो गया। तो एक इसका नियम है। क्या नियम है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। आपको एग्जाम में क्या लिखना है और लिख भी लीजिएगा अगर आपको याद ना हो। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन, स्नेल के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए, जैसे कि वायु और कांच, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या होता है? I, लिखते जाइएगा एक एक लाइन। आपतन कोण की ज्या स्मॉल I ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या क्या है? ज्या कैसे लिखोगे आप? ऐसे। ज्या क्या है? ये ज्या जानते हैं क्या? ये साइन को लिखने वाला कोई एक क्या है? साइन को हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्या। ये साइन क्या है? वास्तव में साइन ऐसे लिखा जाता है, पर आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ये मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो आप इसको SIN साइन ही लिखेंगे। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से बताया जाए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्मॉल n से लिखते हैं और इसे अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। अगर आपने ये याद कर लिया तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, ये अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम है, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको 5 क्वेश्चन आज बता दिए। तो उम्मीद है ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, बहुत ध्यान से सुने, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन मतलब समतल दर्पण का क्या आवर्धन कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? आवर्धन बराबर दे दिया है इन्होंने +1। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। तो याद कर लीजिए, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब समझते हैं, अभी मैं बताऊंगा। आवर्धन +1 है। तो इसका अर्थ क्या है? अभी तक आपने रटा है सिर्फ कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, लेकिन आज जानेंगे इस कथन का अभिप्राय क्या है। मैं ऐसे ही तड़कते फड़कते क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप अपने एग्जाम में फंसे नहीं। और ऑल आर एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी बुक के दिए हुए क्वेश्चन हैं। मैं कहीं नया नहीं लेकर आया हूँ कुछ भी, ठीक है? मेरा अपना भौकाल झाड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। ये टफ नहीं है, बस आपको पढ़ना है, ध्यान देना है ना? तो समतल दर्पण का आवर्धन, तो मेरी बात ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग लिखेंगे बिकॉज, चूंकि आवर्धन की एक परिभाषा होती है, आवर्धन की एक परिभाषा होती है m बराबर क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे वस्तु की लंबाई। गलती मत कीजिएगा, ऊपर आपको प्रतिबिंब और नीचे आपको क्या रखना है? वस्तु रखना है। मतलब m बराबर I/O रखना है। बस यही फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना है और इसके बाद फिर अपना स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या लिखना है? ध्यान से सुने, लिखिएगा कॉपी पे। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इस कथन का अभिप्राय है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात +1 है। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या है? 1 है। और इसीलिए तो अगर ये 1 नहीं होता तो फिर ये +1 कैसे आता? ठीक है, समझ गए बात को? इसका मतलब ये हुआ कि क्या लिखना है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात +1 है। और लिख सकते हैं कि उसकी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई समान है। ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी I/O के बराबर होता है, अगर ये दोनों बराबर हैं तभी तो आंसर आएगा 1, अन्यथा क्या ये कट पाएंगे? जी नहीं। तो इसका मतलब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई समान है, या फिर लिख सकते हैं कि उनका अनुपात 1 है। ऐसे आपको लिखना है। उम्मीद है ये 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। हर डिफिनेशन को आप रटे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? समंजन क्षमता को अंग्रेजी में कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र की समंजन क्षमता। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये आखिर समंजन क्षमता होती क्या है, फिर इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, समंजन क्षमता देखिए, जब बच्चा पैदा होता है
तो उसके आँखों की जो रोशनी होती है, ठीक है, रोशनी या रोशनी कहें, वो होती है, तो वो एक समय तक तो बढ़ती रहती है, लेकिन फिर उम्र के घटने के साथ साथ वो रोशनी घटती जाती है। मतलब कि उसकी जो देखने की क्षमता है वो लगातार घटती जाती है, कभी फिर ये बढ़ती नहीं है। बस कोई बच्चा होता है तो उसको एक समय तक ही अच्छे से उसकी जो है, जब तक आई डेवलप नहीं हो जाती है तब तक ये क्षमता बढ़ती रहती है। उसके बाद फिर ध्यान से मेरी बात सुने। अब एग्ज़ाम में आखिर ये आता है कि समंजन क्षमता होती क्या है। अब मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मोबाइल को देख रहे हैं, है ना। यही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैं आपको ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। तो और जिसको भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है हर चैप्टर, आप पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएँ और अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखना शुरू करें, है ना। बिल्कुल डीप में मैंने पढ़ाया है, हर चीज़ बोर्ड पर लिख कर बताई है ना। समंजन क्षमता। अच्छा मुझे बताओ, मोबाइल आप देख रहे हो, है ना, और सामने से अचानक से आपकी मम्मी आ जाए, बेटा मोबाइल में क्या चल रहा है, गेम चल रहा है। अच्छा, तो आप झट से आप क्या करोगे कि मोबाइल को तो आप देख ही रहे थे, तुरंत आप मम्मी को से नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, यही तो आप कहेंगे ना। इसका मतलब कितनी जल्दी से आपने पहले फ़ोन देखा और फिर मम्मी को देख लिया। देखा कि नहीं? अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ ना, कि मतलब क्या हुआ कि आपने फ़ोन देखा और फिर पीछे मम्मी देखी, मम्मी को देखा आपने, और बगल में कौन आया? पापा आ गए। अच्छा मेरा बेटा पढ़ रहा है, बोर्ड होने वाला है ना। बहुत सही, बिल्कुल, शाबाश शाबाश, पढ़ते रहिए, है ना। अब आपने पापा को देखा, जी पापा पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बोलोगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी आँख को आपने कितनी जल्दी एडजस्ट किया। क्या किया? कितनी जल्दी एडजस्ट किया। एडजस्ट का मतलब समझते हो ना, कितनी जल्दी समायोजित किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लगातार अपनी आँख की फोकस दूरी को बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? फोकस दूरी। क्योंकि अब मम्मी की भी जो है, मम्मी ऐसा तो है नहीं कि मम्मी यहाँ पे खड़ी हैं और मम्मी यहाँ जाएंगी तो आपको दिखेंगी नहीं, मम्मी तो तब भी दिखेंगी। मम्मी चाहे दूर भी चली जाए तब भी आपको दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। इसका मतलब लगातार मम्मी क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। और मम्मी की दूरी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप में जाके बता रहे हैं। मम्मी की दूरी लगातार आपकी आँख से बढ़ती जा रही है और आप हैं लेंस, क्योंकि आपकी आंखों में है लेंस, और आपका लेंस भी एक जगह है और ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको इमेज दिखती जा रही है। इसका मतलब ये है इस आंख में कुछ है ऐसा जो लगातार बदलता है, और बदलने की वजह से आप कितनी भी दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख लेते हैं। सिंपल सी बात है कि मानव नेत्र द्वारा आँख की फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। सॉरी, मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहा? कि मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को स्वतः, स्वतः का मतलब होता है अपने आप, स्वतः परिवर्तित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। सिंपल सी बात है कि मतलब लगातार आप अपनी फोकस दूरी को बदल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इस पावर की वजह से कर रहे हैं। और अगर ये पावर कम हो जाए तो फिर वो इंसान बुढ़ा होने लगता है, और उसके बाद बुढ़े होने के साथ साथ ये पावर कम होती है। और अगर ये पावर कम होती है तो फिर क्या है? एक समय तक तो बुढ़े इंसान को दूरी तक दिखेगा, फिर उसके बाद वो नहीं दिखेगा, है ना। होता है ना ऐसा। तो ये होता है। अब बात ये होती है कि आखिर ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल है। तो ये क्या है कि आखिर सिंपल सी बात है, समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में बताते हैं। ये समंजन क्षमता किन मांसपेशियों द्वारा लगाई जाती है? तो आपके एग्जाम में लिखकर आ सकता है किन मांसपेशियों द्वारा लगाई जाती है। तो आपको याद रखना है ये नाम, सिलियरी मांसपेशियां। क्या लिखोगे? सिलियरी मांसपेशियां। या फिर जब से एनसीईआरटी आया है इस सिलियरी का नाम बदल दिया गया है पक्षमाभी। पक्षमाभी मांसपेशियां भी इनको कहा जाता है। सिलियरी इंग्लिश वर्ड है और ये पहले से आपको पढ़ने को मिलता था, पर एनसीईआरटी आने की वजह से शुद्ध हिंदी का उपयोग होने लगा है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि समंजन क्षमता किन मांसपेशियों द्वारा लगाई जाती है? ये पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लगाई जाती है। तो एग्जाम में अगर आप एक लाइन लिख कर आओगे कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता से अभिप्राय है कि यह तात्पर्य है कि वह क्षमता जिससे मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी को स्वतः परिवर्तित कर ले, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे बात को, है ना। तो अब इस तरीके से समंजन क्षमता भी हो गई। और ये किस तरह से लगाई जाती है?
ये सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लगाई जाती है। ये मांसपेशियां हमारी आंखों के पास होती हैं। सिंपल है इतनी बात। ये नहीं लिखना कि आंखों के पास होती हैं, सिलियरी मांसपेशियां हैं तो वहीं होंगी ही। तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। देखिए मैं बातों बातों में आपको सब कुछ बता जाऊंगा, बस आपके पास नोट्स होगा ही, आप नोट करते जाएं। और 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुने। पूछा गया है दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, इसके निवारण हेतु सुझाव दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष, एक लाइन याद कर लीजिए, जो दिखता है वही है दोष। इसका मतलब यह है कि अगर आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। फिर से बताऊं, अगर आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। समझ रहे हैं बात को। इस दोष को अब सुनिए निवारण कैसे करना है। इस दोष को दूर करने के लिए मानव नेत्र के चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। गलती से दर्पण ना लिख लेना। दर्पण आप आंखों के सामने लगाकर देखो, क्या आपको दर्पण के पीछे की दुनिया दिखती है? नहीं। तो आप आंखों में दर्पण नहीं लेंस लगा के जाना। अब सुन लो मेरी बात, ये तो सिंपल सी डिफिनेशन। और अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो गूगल पे अभी लिखें दूरदृष्टि दोष ज्ञानोदय के गुरुजी, तुरंत आपको ये वीडियो मिलेगा मेरा और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम वायग्राम बना के सब कुछ पढ़ाया है ना। ये चल रही है रिवीजन की क्लास। अब सुने अगली बात। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हमसे पूरा सिलेबस पढ़ा है और उनको ये बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ। दूर और निकट, ठीक है। दूर वर्ड का मतलब, अब आप सोच रहे होंगे अच्छा सर ये वही जो आपने बताया था, नहीं कुछ नया भी है आप लोगों के लिए। दूर और ये हो गया निकट। दूर हमारे पास 2 लेंस होते हैं, तो दूर के लिए हमको करना है उत्तल लेंस का उपयोग और निकट के लिए हमको करना है अवतल लेंस का उपयोग। कहाँ करना है? अपने चश्मे में। उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। अब नाम छोटा तो ये छोटा, इसका नाम बड़ा तो ये बड़ा, ठीक है। ये हुई ट्रिक। अब सुनो, दूरदृष्टि दोष में आंख का गोलक कैसा हो जाता है? यही तो क्वेश्चन आता है कि क्या हो जाता है, गोलक घट जाता है या गोलक बढ़ जाता है, मतलब आंख छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है। इसका नाम छोटा है ना, इसका मतलब आंख का गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसका नाम बड़ा है ना, इसका मतलब आंख का गोलक बड़ा हो जाता है। और ये तो हुई एक, ये कारण है। पूछ लेते हैं कारण बताओ दूरदृष्टि दोष क्यों हुआ, तो सुने दूरदृष्टि दोष का ये है निवारण और ये है कारण। और कारण एक नहीं 2 लिखने होते हैं। एक आपको लिखना है समंजन क्षमता घट जाती है, कभी बढ़ती नहीं है, इसलिए आपको इन दोनों में घटना ही लिखना है, बढ़ना नहीं लिखना है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। सब कुछ क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन भी क्या समाप्त कर लिया। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा बता दें, निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है, खत्म। ये हुई परिभाषा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ये बस मैं ऐसे ही आपको रिवाइज कराता रहूंगा सब कुछ। अब सुने 9 नंबर क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं? स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट व दूर बिंदु क्या होते हैं? तो बस एक सिंपल सी बात याद कर लीजिए, निकट बिंदु जो होता है स्वस्थ मनुष्य का वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये मैं क्या बता रहा हूं? स्वस्थ मनुष्य के लिए बता रहा हूं। अगर मनुष्य बीमार है तो उसके लिए ये बिंदु नहीं होंगे। और दूर बिंदु क्या होता है? फिर आपसे पूछेगा भी नहीं। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? दूर बिंदु अनंत होता है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं बहुत दूर होता है। क्या होता है? बहुत दूर होता है। बस यही लिखना है। और आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु वह बिंदु होता है जिसमें मनुष्य अपने न्यूनतम दूरी को देख सके बिना समंजन क्षमता लगाए, मतलब न्यूनतम दूरी देख सके बिना समंजन क्षमता को लगाए।
मतलब मानव नेत्र का निकट बिंदु वह बिंदु होता है जिसे मानव बिना समंजन क्षमता लगाए न्यूनतम देख सके, मतलब न्यूनतम दूरी तक देख सके। सिंपल सी बात है। और दूर बिंदु क्या है? मानव नेत्र का दूर बिंदु या स्वस्थ मनुष्य का दूर बिंदु वह बिंदु होता है जिसमें मानव बिना समंजन क्षमता लगाए दूर तक देख सकता है, मतलब अधिकतम दूरी को देख सकता है। सिंपल सी बात है। अच्छा सुनो, मान लो इंसान बीमार हो जाए और उसको निकटदर्शी दोष हो जाए, इसका मतलब निकटदर्शी दोष हो गया ना, निकट का तो उसको दिख रहा था, मतलब जो दिखता है वही दोष होता है। निकटदर्शी दोष हो रहा है, इसका मतलब उसको दूर का अब नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने अभी बताया था आपको। अब सुने ध्यान से, अगली डिफिनेशन है, पूछा गया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। ये भैया आप याद करके जाइएगा, दो डिफिनेशन है, इनको मैं बता देता हूं, आप बहुत ध्यान से सुन लें। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा आप याद करके नहीं जाते हैं, फिर एग्जाम में फंस जाते हैं। मुख्य फोकस दो प्रकार की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, एक उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा और एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। मतलब डिफिनेशन ऑफ क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य फोकस तो बताओ पहले होता क्या है मुख्य फोकस? मुख्य फोकस होता क्या है? एक मैं पहले दर्पण बनाता हूं जो कि कैसा हो गया, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण के सामने अगर मैं यहाँ पर वस्तु को, अपनी वस्तु अनंत पर रखूँ तो वहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी और चलने के बाद ये जो है वो नीचे की ओर ऐसे मिल जाएंगी, इस तरीके से, है ना। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें ऐसे और ऐसे मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या है, वस्तु है। यहाँ पे जो बनेगा, देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे निकल गई, ये ऐसे आई और ऐसे निकल आई। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझ लीजिए, परिभाषा खत्म। सुनिए कैसे। मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है, उसके आगे आप कॉमा लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस। हो गई बात। क्या कहा कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, समांतर मतलब ये दूरी बराबर है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश की क्या है, किरणें हैं, है ना। ये प्रकाश की क्या है, किरणें हैं। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित, अपवर्तित नहीं, परावर्तित, क्योंकि ये टकरा के वापस चली गई हैं तो परावर्तन हुआ। तो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यही परिभाषा आपको अपने एग्जाम में लिखकर आनी है। ये मत लिख के आइएगा कि जो है हम लोग सी और ये होता है पी, ये होता है सी, ये होता है पी, ठीक है। इसके बीच का मध्य बिंदु होता है मुख्य फोकस। आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें आप डाउट हो अगर आपको तो आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बोलकर बता दिया है। पीछे वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ऐड कर लीजिएगा। और ये एफ जो होता है वो कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया मुख्य अक्ष की क्या, मुख्य फोकस की क्या परिभाषा। मुख्य अक्ष क्या होता है, बीच वाली लाइन होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में झांके और क्लिक करें और देखें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। तो इस तरीके से मैंने आपको कितने टोटल बताए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बताए। अब इन 10 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन आपको आते थे ये आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताएंगे अभी कि 10 में से आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में कर पाते। ये आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी लगे कि मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब कितने कर पाते पहले और अब कितने कर पाएंगे ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो चले अब फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और किस प्रकार के क्वेश्चन आप चाहते हैं ये आप मुझे बता दीजिएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पेपर था, और ये इस पेपर में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आया था, पर
इंग्लिश का कोई बच्चा फ़िलहाल ऐसा है नहीं। मेरे जो चैनल से जुड़े तो बहुत लोग हैं, पर अगर कोई डिमांड नहीं है ऐसी कि उनके इंग्लिश के लिए मैं बताऊं, तो जब भी कभी डिमांड आएगी तो फिर देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी तो हम फोकस कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।